रामनवमी की आप सबको ढेर सारी बधाई। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन 53। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, करदांग मठ के बारे में बोल रहा है और देखना ये क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी, सीपीओ, एसआई में और रिसेंट में पूछा हुआ है 2019 में। तो चलिए देखते हैं करदांग मठ किस धर्म से संबंधित है। तो यह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस राज्य में स्थित है। तो यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में तो 1956 में हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था। और फिर आगे जाके 1972 में इसको किस चीज का दर्जा दिया गया, तो राज्य का दर्जा दिया गया। और भारत का कितने नंबर का ये राज्य बना था, तो ये बना था भारत का 18वें नंबर का राज्य। ठीक है, तो आप याद रखोगे कि करदांग मठ कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। वैसे एक चीज और याद रखना, एक है आपका ताबो मठ। ठीक है, ताबो मठ यह भी कहाँ है, तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। जबकि आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा सा मठ कौन सा है और कहाँ है, तब यह हो जाएगा आपका तवांग मठ। तवांग मठ, और यह कहाँ है, तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। बात करें हिमाचल प्रदेश के बारे में तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी शिमला। और आपका ई कैबिनेट, ठीक है, ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। एक चीज और, यहाँ के कांगड़ा चाय को, यहाँ के कांगड़ा चाय को क्या दिया गया है, तो यूरोपियन जीआई टैग दिया गया है, यूरोपियन जीआई टैग। ठीक है, और ये पहला भारतीय उत्पाद ऐसा बना है जिसको यूरोपियन जीआई टैग दिया गया है। यूरोपियन जीआई टैग, देखो जीआई टैग क्या होता है, तो सबसे पहले तो जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। भारत में यह एक्ट कब आया था, 1999 में आया था। 2003 में इसको पारित किया गया और 2004 में भारत का पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, आपसे एक सवाल और कर सकता है कि कांगड़ा चाय को भारतीय जीआई टैग कब दिया गया, तो भारतीय जीआई टैग दिया गया 2005 में। ठीक है, और यूरोपियन जीआई टैग कब दिया गया, तो ये दिया गया था आपका 2023 में। एक चीज और, हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, और गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। ठीक ना, ये सब चीजों को आप याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वैसे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे कर्नाटक है, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक मूर्ति है और एक मंदिर है, गोमतेश्वर की मूर्ति। ये कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी, ठीक है, पूर्वगामी के रूप में माना जाता है। और यह क्वेश्चन देखो रिसेंट में 2023 में पूछा हुआ है। किसमें, तो बीएसएससी में पूछा हुआ है और आपका एसएससी में पूछा हुआ है। अगर बात करें आपका भारत सरकार अधिनियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले तो हो जाएगा इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी 1935 हो जाएगा इसका आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935। हम लोग को पता है कि जब भारत पर यूरोपीय कंपनी ने व्यापार करने के लिए पहली बार आया, फिर भारत पर राजनीतिक रूप से शासन करना शुरू कर दिया, तो उस कंपनी को एक्ट बना करके कौन भेजता था, तो ब्रिटिश संसद। और ब्रिटिश संसद के द्वारा बहुत सारे एक्ट्स भेजे गए, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट है आपका, 1919 का आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो जाएगा, 1909 का मार्ले मिंटो हो जाएगा। उसी में से एक इंपॉर्टेंट है आपका ये भारत सरकार अधिनियम, एक इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत सरकार अधिनियम 1935। यह सर्वाधिक बड़ा अधिनियम रहा था, अंतिम भी रहा था, और इसी से हमारे संविधान में लगभग 70% भाग लिया गया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि इस अधिनियम में क्या दिया हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम के तहत सर्वप्रथम क्या किया गया, भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया, भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया। वो लाइट जला देना। भारत से म्यांमार को अलग कर दिया गया, और कब किया गया, 1937 में। आपसे सवाल बनता है कि भारत से म्यांमार, जिसको बर्मा के नाम से जाना जाता था, उसे कब अलग किया गया था, तो 1937 में। किस एक्ट के माध्यम से, 1935 के माध्यम से। दूसरा आपसे सवाल कर सकता है कि बिहार और म्यांमार, क्या लिखा गया ये, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार अलग हुआ किससे, भारत से। दूसरा आपसे सवाल करेगा कि बिहार और उड़ीसा जो है, ये किस एक्ट के माध्यम से सेपरेट हुआ, तो ये भी हो जाएगा आपका 1935 के एक्ट से। तीसरा आप बता सकते हो कि इसी एक्ट के तहत
दिल्ली में क्या किया गया? तो दिल्ली में एक संघीय न्यायालय, दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और इसमें कितने जज थे? तो इसमें 1+6 जज थे। 1+6 का मतलब हो गया कि यह जो एक है ये क्या है? तो यह है आपका मुख्य। ठीक है। दूसरा, इसमें क्या किया गया? केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। साथ में और क्या किया गया? जैसे आज के टाइम में हम लोग देखते हैं ना कि राज्य हो गया, केंद्र हो गया, सबके बीच विषय का बंटवारा हो रखा है कि ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे। तो यहाँ पे भी बंटवारा किया गया। और जो संघ सूची था, जो आपका संघ सूची था, इसमें कितना विषय डाला गया? 59 विषय डाला गया। ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या था? प्रांतीय, प्रांतीय सूची, इसमें कितना विषय डाला गया? आपका 54। और हम लोग को पता है, जैसे आज के टाइम में आप देख लो तो केंद्र सूची है, फिर आपका राज्य सूची है, और एक है आपका समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में क्या होता है? तो समवर्ती सूची में दोनों मिल करके काम करते हैं, मतलब केंद्र और आपका राज्य। तो उस समय भी आया था, उस समय था आपका समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो ये थे आपका 36। ये बात हो रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये सब सारा काम किया गया था। और हमारे संविधान का मोस्टली पार्ट कहाँ से उठाया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। इतने सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। ब्रह्मांड का बस अंग्रेजी वर्ड पूछ लिया है। और किस में पूछा हुआ है? तो एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ है, और रिसेंट में पूछा हुआ है 2023 में, मतलब 1 साल पहले। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉस्मोस। कॉस्मोस का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मांड। ठीक है। ब्रह्मांड क्या होता है? तो ब्रह्मांड, हम कहाँ हैं? ब्रह्मांड में। आप कहाँ है? ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड वो एरिया होता है जहाँ पे ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्कापिंड वगैरह सारे जो एरिया है, सारा कहाँ आता है? ब्रह्मांड में आता है, उसी को कहते हैं ब्रह्मांड। वैसे ब्रह्मांड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थ्योरी कौन सा है? तो ब्रह्मांड को डिफाइन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त थ्योरी जो हो जाएगा, यह हो जाएगा बिग बैंग थ्योरी। ठीक है। कौन सा थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया? जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा, जॉर्ज लेमेंटेयर। ठीक है। देखो यहाँ पे से 2 क्वेश्चन बनता है। आपसे सवाल करेगा कि बिग बैंग थ्योरी कौन दिया? जॉर्ज लेमेंटेयर। लेकिन आपसे पूछेगा कि इस थ्योरी को सर्वाधिक अच्छे ढंग से डिफाइन कौन किया? तो वो दूसरा आदमी किया था। और वो कौन था? वो था आपका रॉबर्ट वेगनर। रॉबर्ट वेगनर। और कब किया था? तो ये किया था आपका 1967 में। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? लेमेंटियर के द्वारा डिफाइन किया गया, वेगनर के द्वारा। और उस सिद्धांत का नाम क्या है? बिग बैंग। इसमें क्या क्या आते हैं? तो आपके तारे आते हैं, जैसे जो हमारा तारा कौन सा है? सूर्य। ठीक है। तो ये आ गया, तारा आ जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक ही तारा होता है, तारे बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा वाला का नाम क्या है? सूर्य। जैसे ग्रह आते हैं, ग्रह की संख्या कितनी है? 8। पहले ग्रह 9 हुआ करता था, लेकिन 2006 में प्लूटो से ग्रह का उपाधि ले लिया गया। ऐसा नहीं है कि उसको हटा दिया गया, नहीं, हटाया नहीं गया है, हम लोग अब उसको काउंट नहीं करते हैं। तो ग्रह की संख्या कितनी हो गई? 8। आपसे सवाल करेगा कि उपग्रह, तो उपग्रह क्या होता है? उपग्रह उसको कहते हैं जो ग्रह का चक्कर लगाता है। तो उपग्रहों की संख्या तो बहुत सारे हैं। इसमें प्रॉपर आपसे नाम लेकर के पूछ लेता है, आपसे पूछता है कि सर्वाधिक उपग्रह किसका है, सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है। तो ये दोनों हमेशा टक्कर में रहता है, बृहस्पति और आपका शनि। बृहस्पति और शनि। बृहस्पति का भी उपग्रह कितना है? 95। और शनि का कितना है? 145। ठीक है। डेटा चेंज होते रहता है, बढ़ते रहता है, घटते रहता है। आपसे सवाल करेगा कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी, तो पृथ्वी का एकमात्र है कौन सा? चंद्रमा। आपसे पूछेगा कि पूरे उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो जाएगा गैनीमेड। गैनीमेड। और गैनीमेड किसका उपग्रह है? तो हो जाएगा आपका बृहस्पति का। एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका डिमोस। और यह किसका है? तो ये हो जाएगा मंगल। वैसे मंगल के सिर्फ 2 उपग्रह हैं, कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका फोबोस और एक हो जाएगा डिमोस। तो जो डिमोस है ये पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, और ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। सारी चीजों को आप याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिएगा क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? आप जैसे अगर भारत का, दक्षिण भारत का डायग्राम देखते हो तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अरब सागर। ये हो गया आपका अरब सागर।
ये हो गया आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। और ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब क्या होता है कि जो भी नदी पर्वत पहाड़ से बहते हुए आ रही है, कुछ नदी इधर गिरती है, कुछ नदी इधर गिरती है, और एट लास्ट जाकर के कहाँ मिल जाती है, हिंद महासागर में। तो 2-3 नदी का नाम तो आप याद ही रखिएगा, कौन कौन सा, तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, साबरमती, सिंधु। ये सारी नदियां जो है ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में। और मोस्टली नदी जो है ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। जैसे आप गंगा ले लो, आप ब्रह्मपुत्रा ले लो, आप गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जो भी नदी ले लो, ये सारा कहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका नर्मदा नदी है, इसको रेवा नदी या रीवा नदी भी कहा जाता है, रेवा नदी। शो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्या है, एक ही नदी है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में। तो देखो नर्मदा दिया हुआ है ना, नर्मदा हो जाएगा। बाकी आपसे पूछ रहा है कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर बात करें कृष्णा के बारे में, ठीक है, तो देखो अगर हम इसका आंसर बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। तो बाकी सारा ऑब्वियस सी बात है, कहाँ गिरेगी, तो ये गिरेगी बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, किस पर्वत से निकलती है। तो कृष्णा के बारे में देखिएगा कि यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से, महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये जो आपका कोई भी नदी होता है ना, वो आपका किसी ना किसी पहाड़ पर्वत से ही निकलता है। तो कृष्णा के बारे में ये याद रखिएगा। कर्नाटक के बारे में आएंगे तो कर्नाटक के बारे में, सॉरी कावेरी के बारे में देखते हैं। तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से यह नदी निकलती है। और गोदावरी के बारे में देख लें तो गोदावरी के बारे में देखिएगा, यह जो है गोदावरी वाला जो है यह भी निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से यह नदी निकलती है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। तो देखिएगा इसका हो जाएगा महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत से। तो ये सब चीज को भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, और 5 देखिएगा क्या बोल रहा है। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल डॉट डॉट होती है और डॉट डॉट नहीं होती है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें क्या होता हो, परिमाण होता हो, बट क्या नहीं होता हो, तो दिशा नहीं होता हो। तो अपना आंसर क्या होना है, अपना आंसर होगा परिमाण और दिशा। मतलब परिमाण होगा उसको कहेंगे, मतलब परिमाण और दिशा होगा उसको सदिश कहेंगे, परिमाण होगा बट दिशा नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि। अब देखिए इसमें आपको एग्जांपल याद रखने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनता है आपसे पूछ लेता है एग्जांपल देकर के कि कौन सा अदिश है और कौन सा सदिश है। ठीक है, तो देखिएगा अदिश में कौन कौन हो सकता है। तो अदिश में हो जाएगा द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, समय, दूरी, गति, तापमान, ऊर्जा। ठीक है, तापमान, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सारा क्या हो जाएगा, तो ये सारा हो जाएगा आपका अदिश राशि। सदिश राशि में क्या क्या हो जाएगा, तो बल होगा, विस्थापन होगा, मतलब इसके अलावा इतने सारे जो आपका ये यूनिट बताए, इसके अलावा क्या हो जाएगा, बाकी सारा आपका हो जाएगा क्या, तो वो हो जाएगा आपका अदिश राशि। जैसे वेग हो गया, विस्थापन, बल, संवेग, वजन, ये सब सारा किसमें आ जाएगा, बल, संवेग। ठीक है, संवेग भी लिख लीजिए, संवेग, वजन, ये सारा किसमें आ जाएगा, वेग भी किसमें आ जाएगा, तो ये भी आपका सदिश में आ जाएगा। तो इन सब सारी चीजों को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से, और ये देखना ये आपका 2017 में पूछा हुआ था एसएससी में 10+2। यहाँ पे देखिएगा हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती है, मानव शरीर की सैनिक। ठीक है, सीजीएल में पूछा हुआ है और 2019 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। देखिएगा इसको सिर्फ मानव शरीर का सैनिक नहीं कहते हैं, इसको देखिएगा इसको फैगोसाइटिक सेल भी कहते हैं, फैगोसाइटिक सेल भी इसको कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको सोल्जर सेल कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसको बहुत सारा नाम दिया गया है, और भी फाइटर सेल कहते हैं, बॉडीगार्ड सेल कहते हैं। ठीक है, फाइटर,
मतलब ये क्या कर रहा है, फाइट कर रहा है किसी से, फाइटर सेल, बॉडीगार्ड सेल। बात किसका हो रहा है, इतना सारा नाम इसको दिया गया, आखिर काम क्या है इसका, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बात हो रहा है किसका, तो बात हो रहा है WBC महापुरुष का। किसका, WBC। ठीक है, क्या है WBC, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। और इसको साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। अब देखो ये मेनली होता कहाँ पे, तो हम लोग को पता है कि जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा ब्लड है, ये आपका दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। एक क्या होता है, एक होता है आपका वाटर पार्ट और एक होता है आपका सॉलिड पार्ट। और सॉलिड पार्ट में ही कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं, तो सॉलिड में ही आता है आपका RBC। ठीक है, इसी में आता है आपका WBC और आपका एक और आता है, कौन सा आता है, एक आता है आपका प्लेटलेट्स, एक आता है आपका प्लेटलेट्स। और WBC जो होता है, इसके बारे में आप दो फैक्ट और याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, जबकि RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। एक चीज और देखिएगा, इसका जो साइज होता है, इसका जो साइज होता है वो आपका सर्टेन नहीं होता है। सर्टेन मतलब समझ रहे हो, निश्चित नहीं होता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि WBC का आकार इनमें से किसके जैसा है, ऑप्शन में अमीबा दिया हुआ था। तो याद रखिएगा कि अमीबा जो होता है आपका, उसका कोई भी साइज सर्टेन नहीं होता, क्योंकि वो एक कोशिकीय होता है। और WBC का भी साइज क्या होता है, तो अमीबा के जैसा ही होता है। आपसे अगर पूछ लेगा कि जो आपका RBC, WBC और प्लेटलेट्स में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो सबसे बड़ा होता है WBC, फिर होता है आपका RBC और फिर होता है आपका प्लेटलेट्स। किसका बात हो रहा है, तो यह बात हो रहा है किसका, साइज के अनुसार। सबसे बड़ा WBC, फिर RBC और फिर हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। क्या हो गया ये, एक सेकंड, ये आपका साइज के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर बात करें WBC के बारे में, तो देखिएगा WBC को भी दो भाग में बांटा हुआ है। बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे आपको बताने का कोशिश करेंगे। WBC को भी दो भाग में बांटा गया है। एक आपका ग्रैनुलोसाइट, एक होता है आपका ग्रैनुलोसाइट और एक होता है आपका अग्रैनुलोसाइट, अग्रैनुलोसाइट। क्या अंतर है दोनों में, ग्रैनुलोसाइट मतलब होता है कनिकामय, कनिकामय, और अग्रैनुलोसाइट मतलब क्या होता है, अकनिकामय, अकनिकामय। ठीक है, तो पहले तो हम लोग क्या देखें कि WBC को भी दो भाग में बांटा गया है। और इन दो भागों में कौन कौन सा आता है, तो इन दोनों भागों में आता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका इसिनोफिल, इसिनोफिल, और तीसरा हो जाएगा आपका बेसोफिल, बेसोफिल। अगर आप इसका नाम पकड़ पा रहे हो बढ़िया से, तो देखो ये आपका, हम लोग जानते हैं ना कि एसिड होता है, बेस होता है, तो ये आपका एसिडिक नेचर का होता है, ये आपका बेसिक नेचर का होता है, और ये क्या होता है, ये भाई साहब होते हैं न्यूट्रल, है ना। आगे और देखिएगा जो अग्रैनुलोसाइट है, इसमें आपका कौन कौन सा आता है, इसमें आता है आपका मोनोसाइट, मोनोसाइट, और एक आता है आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, एक होता है आपका मोनोसाइट और एक आता है आपका लिम्फोसाइट। अगर बात करें कि सबसे बड़ा कौन होता है, इतने सारे, पहले तो हम लोग क्या देखें कि WBC जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। आपसे पूछ लिया कि WBC का जो इतना पार्ट है, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो इसमें से सबसे बड़ा हो जाएगा मोनोसाइट, और इसमें से सबसे छोटा हो जाएगा, इन पांचों के कंपेयर में हम आपको बता रहे हैं, मोनोसाइट सबसे बड़ा होगा, और लिम्फोसाइट सबसे छोटा होगा। आपसे सवाल करेगा कि किसकी मात्रा ज्यादा होती है, मान लो कि ये WBC है, तो WBC किसी एक को तो हम नहीं बोलेंगे ना, सारा का सारा मिला हुआ रहेगा तब WBC कहलाएगा। तो इन पांचों WBC में से किसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा जो होता है आपका न्यूट्रोफिल होता है। सबसे ज्यादा कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल, और सबसे कम कौन होता है, दैट इज बेसोफिल। ठीक है, चलिए बहुत फैक्ट देख लिए इसमें। यहाँ पे अपना आंसर क्या होना है, तो अपना आंसर होना है मानव शरीर का सैनिक क्या कहलाता है, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा 7 क्या बोल रहा है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पुरंदर, चलिए पहले आइए हम लोग ऋग्वेद को उठाते हैं। अगर बात करें ऋग्वेद के बारे में, तो हम लोग को पता है कि हमारे पास जितने भी वेद दिए गए हैं, सबसे बड़ा वेद और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल हैं, मंडल बोले तो चैप्टर, कितने चैप्टर हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10 मंडल, 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, सूक्त बोले तो मंत्र,
और 10,462 क्या है, ऋचा है। ठीक है, ऋचा। ऋचा मतलब ये आपका क्या होता है, मंत्र ही होता है। ये सब सारे कहाँ है, ऋग्वेद में। अगर बात करें किस चीज का, तो ऋग्वेद का जो आपका ब्राह्मण ग्रंथ होता है, ठीक है, ऋग्वेद का जो मंत्र पढ़ने वाला आदमी होता है, ऋग्वेद का जो मंत्र पढ़ने वाला व्यक्ति होता था, उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था होत्री। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता था, तो देखिए वेद आपका पद्य रूप में होता था, उस पद्य रूप को बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाता था ब्राह्मण ग्रंथ में। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था, ऐतरेय और कौशितकी। कौन कौन सा, तो ऐतरेय और कौशितकी क्या है ये, तो ये है आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। और किसी भी वेद का उपवेद भी हुआ करता था, और इसका जो उपवेद है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आयुर्वेद। नहीं हिलाओ नहीं, ऐसे नहीं करो। उपवेद का क्या हो जाएगा, इसका आयुर्वेद। ठीक है, अब देखो इन 10 मंडलों में ना 1-2 मंडल इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, तो देखिएगा इन मंडलों को अगर हम ले जाते हैं, तो जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, इसमें किस चीज का वर्णन है, गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र का। और किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये हो जाएगा विश्वामित्र के द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा। और किसको समर्पित है, तो ये हो जाएगा आपका सूर्य देवता। किसको समर्पित है, सूर्य देवता। जबकि अगर आपसे चतुर्थ मंडल पूछता है, चतुर्थ मंडल, तो ये किससे संबंधित है, ये हो जाएगा आपका कृषि से। 7वां मंडल पूछता है, तो ये हो जाएगा आपका 10 राग्य युद्ध, 10 राग युद्ध से। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा वाला सबसे ज्यादा बनता है कि तीसरा मंडल में क्या दिया हुआ है, तो गायत्री मंत्र दिया हुआ है। ठीक है, 7वां मंडल हो गया। 1-2 मंडल और देख लीजिएगा, 9वां मंडल, इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें सोम देवता के बारे में दिया गया है, सोम देवता। और सोम देवता क्या थे, तो सोम देवता जो थे आपके, ये आपके क्या कहते हैं उसको, वनस्पति के भगवान थे। और 10वां मंडल में क्या है, तो 10वां मंडल में है चतुष्वर्णीय समाज, चतुष्वर्णीय समाज। ठीक है, चतुष्वर्णीय समाज मतलब उस समय जो समाज होता था 4 जाति में बटा होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, चलिए एक चीज और देखिएगा कि ऋग्वेद में जो आपका सबसे ज्यादा जो चर्चा किया गया है, इंद्र का चर्चा किया गया है, लगभग कितना बार, 250 बार। उसके बाद कौन भगवान का चर्चा किया गया, अग्नि का, कितने बार, 200 बार। अगर नदी में देखें तो यमुना नदी का चर्चा हुआ है 3 बार, और गंगा नदी का चर्चा हुआ है आपका 1 बार। इससे पता चलता है कि लोग गंगा नदी का जानकारी लोगों के पास कम था। और हिमालय की एक चोटी का चर्चा किया गया, और उसका नाम क्या है, हिमालय की एक चोटी का चर्चा किया गया, और उसका नाम है मुजवंत। तो इतने सारे फैक्ट्स को आप याद रखोगे। पूछा है क्वेश्चन किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्र, है ना। 8 में आते हैं, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था, ये क्वेश्चन भी बनता है। और काफी विवादित आदमी रहे थे, मतलब मतभेद चलते रहा था दोनों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे जो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे या बापू कहे। ठीक है, जबकि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो ये कहे थे R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। और एक चीज और कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन कहा था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन कहा था, तो ये कहे थे हिटलर। एक बार फिर से मेरी बातों को सुनिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या बापू किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेता किसने कहा, हिटलर। राष्ट्रपिता मतलब क्या नाम है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो ये कहे R.N. टैगोर, है ना, गुरुदेव जिनको कहा जाता है। और R.N. टैगोर को गुरुदेव कौन कहे, तो वो कहे महात्मा गांधी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग और भी क्वेश्चन, जैसे बात करें महात्मा गांधी के बारे में, तो इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। और मृत्यु कब हुई, 30 जनवरी 1948। मतलब आप कह सकते हो हमारे आजादी के 1 साल भी नहीं पूरे थे, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई। इनके पिता का क्या नाम था, पिता, तो पिता का इनका नाम क्या, इनके पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम था, सॉरी एक सेकेंड, बोतल नहीं यहाँ पे, बोतल देखिएगा, पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, और माता का नाम क्या था, माता का नाम था पुतलीबाई।
एक बार फिर से सुनिएगा। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र रहे थे। चारों पुत्र में नाम क्या था? तो एक का नाम था आपका देवलाल, मनीलाल, रामदास और आपका देवदास। ठीक है, पुत्र का क्या नाम था? तो हरिलाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। एक बार फिर से, हरिलाल, मनीलाल, देवदास और इनका नाम था रामदास। ठीक है, हम लोग को पता है इनका लंबा चौड़ा स्टोरी रहा था। जैसे ये आपके 1893 में कहाँ गए? साउथ अफ्रीका। एक आदमी का केस लड़ने गए थे और वहीं से वो काफी फेमस आदमी बन गए, वहां पे काफी विद्रोह किए। क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ किया गया था? तो भारत में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कहाँ? चंपारण में। इनके बहुत सारे बुक्स बहुत फेमस है। जैसे देखिएगा, एक बुक का नाम हो जाएगा, एक बुक का इनका नाम हो जाएगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, हिंदी में इसको पढ़ेंगे सत्य के साथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, ये आपका कब लिखा गया था? 1925 ईस्वी में। और ये महात्मा गांधी का क्या है? आत्मकथा, आत्मकथा। ठीक है, और भी बुक था जैसे गीता माता। ठीक है, एक और इनका बुक था जिसका नाम था गीता माता। ठीक है, और एक और बुक था सुनो विद्यार्थियों, सुनो विद्यार्थियों। उन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे थे। एक बुक हो गया क्या? गीता माता। फिर हो गया आपका सुनो विद्यार्थियों, अनासक्त योग, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हिंद स्वराज। ठीक है, अनासक्त योग, और हो जाएगा एक आपका हिंद स्वराज। ठीक है, हिंद स्वराज इनका बहुत प्रसिद्ध पुस्तक रहा था। और ये कहाँ लिखे थे? तो ये आपके भारत में नहीं थे तब लिखे थे। एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या गांधी जी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो जी हाँ, रहे थे। ये पहली बार कांग्रेस में सम्मिलित कब हुए थे? गांधी जी पहली बार कांग्रेस में सम्मिलित कब हुए थे? 1901 में, 1901 में। और पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? 1924 में। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, फिर 1915 में वापस आए थे, तो बीच में 1901 कैसे आ गया? तो बीच में गांधी जी आए थे और 1901 में भाग भी लिए थे। आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी। 9 में आते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो देखिएगा, राज्यसभा में टोटल, सबसे पहले राज्यसभा है क्या? तो राज्यसभा जो है आपका संसद का एक अंग है, संसद का एक अंग है। अगर बात करें संसद के रूम के बारे में, तो संसद में आपका 2 रूम होता है। ठीक है, और अगर भाग देखें तो संसद के कितने भाग हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और आपका एक होता है राष्ट्रपति। और अगर बात करें संसद में कितने रूम होते हैं, रूम बोले तो सदन। कितने सदन होते हैं? तो ये होता है 2, एक होता है आपका राज्यसभा और एक होता है आपका लोकसभा। राज्यसभा जो है, राज्यसभा हमेशा उच्च सदन कहलाता है, उच्च सदन, उच्च सदन। टोटल मेंबर कितने होते हैं इसमें? 250। लेकिन देखो, टोटल होने चाहिए 250, लेकिन अभी कितने हैं? अभी हैं 245। ठीक है, 245 में 233 क्या है? निर्वाचित हैं, और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं, निर्वाचित, निर्वाचित। ठीक है, और कहाँ लिखा हुआ है कि जो आपका राष्ट्रपति है ये 12 लोगों को मनोनीत करके भेजेगा? तो ये लिखा हुआ है 80 का 1 में, 80 का 1 में। एक चीज और यहाँ पे आप देखो कि जो संसद है इसका चर्चा कहाँ किया गया? 79 में। ठीक है, उसके बाद एक ट्रिक होता है, बहुत ही आसान है, सरल। ठीक है, या सरला। से हो गया संसद 79, उसके बाद राज्यसभा 80, और फिर आपका लोकसभा का चर्चा कहाँ है? 81 में। तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो 12 आदमी किसको चुन देता है? मतलब मान लो किसी को भी मन किया तो भेज देगा? नहीं, वैसे आदमी को चुनता है जो बहुत प्रसिद्ध रहा हो, जो साहित्य से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, विज्ञान से, कला से, खेल से, सबसे जुड़ा हुआ। तो आप देखिएगा कि राज्यसभा में जैसे हेमा मालिनी लोग हैं, तो इन लोग आपका ऐसे ही मनोनीत करके वहां पे पहुंचती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं जो वहां पे पहुंचते हैं इस टाइप से। तो इसमें सवाल ये भी बनता है कि मनोनीत कितने हैं और आपके निर्वाचित कितने हैं। ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, एक क्वेश्चन और, कि क्या आम जनता राज्यसभा का चुनाव में भाग लेता है? तो नहीं लेता है। आम जनता नॉर्मली देखो, अभी किस चीज का चुनाव होने वाला है? लोकसभा। तो आम जनता लोकसभा के चुनाव में भाग लेगा, विधानसभा के चुनाव में भाग लेगा, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेता है। तो कौन भाग लेता है? तो आम जनता जिस विधायक को चुन करके भेजता है, आम जनता जिस लोकसभा का मेंबर मतलब सांसद को चुन करके भेजता है, वही लोग आगे जाकर के क्या करते हैं? मेनली जो होता है आपका राज्यसभा का जो चुनाव कौन करता है? ये आपका विधायक लोग करता है। कौन करता है? विधायक लोग। मतलब हम जिस विधायक को चुन के भेजे हैं, वो विधायक किसको चुनेगा? तो राज्यसभा के सांसद को। एक क्वेश्चन राज्यसभा के, हाँ, सांसद को, सही है। एक क्वेश्चन और बनता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है,
अध्यक्ष होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सभापति। और अभी सभापति कौन है, अभी नहीं, ये रूल ही है कि जो आदमी उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। और उपराष्ट्रपति कौन है अभी, तो अभी उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होना है, 12। ठीक है, 12। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। और ये भी क्वेश्चन इसका लिखा नहीं कि कौन से एग्जाम में आया, रिसेंट पूछा हुआ है ये, तो इस बार किसी में नहीं लिखा। और खैर ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और अभी दरोगा में भी पूछा हुआ था हिटलर के जन्म के बारे में कुछ ऐसा ही। तो देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि हिटलर का जो जन्म हुआ था यह कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन भी गलत, हाँ सही है, हिटलर का जो जन्म है आपका ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, कितने लोग गलती बना देंगे, बोल देंगे जर्मनी, वो जर्मनी का नहीं था, इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ऑस्ट्रिया का भी अगर प्रॉपर शहर पूछ लेगा, ऑस्ट्रिया का भी अगर प्रॉपर शहर पूछ लेगा तो 1889 में ब्रानोउ इस टाइप का एक शहर है, वहीं इसका जन्म हुआ था। और ये प्रॉपर शहर भी रिसेंट में एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इस चीज को याद रखिएगा। वैसे ये कहाँ का हिटलर कहाँ का तानाशाह साबित हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी का, बट ये निवासी कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का था। और हम लोग को पता है कि जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें हिटलर बहुत प्रसिद्ध रहा था, और ऑस्ट्रिया के वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। तो ये भी अपने आप में एक स्टोरी है, यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया का इसका जन्मस्थली था, बट निवासी आगे देखिए कहाँ बन गया था, जर्मनी का। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।